हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक, यानी राज्य, राजा और एक प्रारंभिक गणराज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में क्या क्या रूल्स थे, रेगुलेशन थे, है ना। और ऋग्वेद क्या है? अर्ली, जैसे वैदिक पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था। तो वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो वैदिक पीरियड को जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया था तो एक था अर्ली वैदिक पीरियड, है ना, और दूसरा क्या था? दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पिछले वीडियो में ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। उसके बाद 1000 BC पहले, है ना, 1000 BC पहले, ईसा पूर्व पहले BC, है ना। इसके बाद क्या हुआ? ये क्या है? एक बॉर्डर लाइन है ना। इस बॉर्डर लाइन के इस तरफ हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं और इस बॉर्डर लाइन के इस पार हम और जो 3 वेद हैं, जिससे हम यजुर्वेद कहते हैं, सामवेद कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं, उसके बारे में, उस टाइम में उस वेद में क्या लिखा है, उस चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद और भी 3 वेद हैं। मतलब मैंने क्या बताया था कि वेद कितने थे? 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में तो हमने पढ़ लिया इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि और जो 3 वेद बच गए थे उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और वो तीनों वेद किस में आते हैं? लेटर वैदिक पीरियड में, अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो, ठीक है। समझ में आया? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कैसे कैसे चेंज हुआ। पहले हंटर एंड गैदरर था इंसान, उसके बाद क्या बना? फूड कल्टीवेटर बना, खेती करना शुरू हुआ। फिर आरंभिक नगर बने, जिसमें हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, है ना, हमने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हमें बुक्स से पता चलता है, हमें बरियल से पता चलता है, यानी किताबों से हमें पता चला और कब्रों से पता चला। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ऋग्वेद था, है ना, ऋग्वेद, इससे पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि ऋग्वेद में जो राजा होते थे, है ना, जो राजा होते थे वो वैसे राजा नहीं थे जो राजा की, अगर राजा का एक डिफिनेशन हम बोले, अगर राजा के बारे में बोले तो राजा क्या होता है? एक राजा होता है, उसका राज्यपाट होता है, उसके सैनिक होते हैं, वो बहुत ऐशो आराम से रहता है। लेकिन ऋग्वेद में जो राजा थे वो साधारण थे, ना उनके पास कोई सैनिक था, ना उनके पास कोई फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक थी, वो आम जनता की तरह था, बस वो नाम का राजा था। लेकिन अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं। ऋग्वेद हमने पढ़ लिया, अब यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में क्या क्या घटनाएं घटी वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे राजा का जो डिफिनेशन है ना वो चेंज आ जाएगा, और जो डिफिनेशन हम राजा के बारे में जानते हैं कि राजा के पास सैनिक भी होते हैं, राज्य भी होता है ना, बहुत सारे धन दौलत भी होते हैं, तो वो सब चीज़ अब राजा का डिफिनेशन इस चैप्टर में शुरू होगा। ये जो राजा है इस चैप्टर में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक, इसका राजा रियल राजा कहलाएगा। और कैसे कहलाएगा? यहाँ पे सुपरमेसी के लिए, यहाँ पे अपनी प्रभुता साबित करने के लिए यहाँ पर अब लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। यहाँ पे अब क्या किया जाएगा? अब यहाँ पर जो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, जो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करेगा, वो राजा कहलाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, और इस चैप्टर के बाद फिर से इसी चैप्टर से लिंक करेगा इसका नेक्स्ट चैप्टर। तो इसीलिए सारे वीडियो आप सीक्वेंस में देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। और बने रहिएगा चैनल पे, बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन वीडियो आगे आपको मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। गेट सेट गो। आज का चैप्टर, सबसे पहले अराउंड 300 ईयर अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ वे ऑफ विच राजा were chosen. Some men now become recognized as राजा by the performing very big sacrifice, यानी
वो राजा बना, वो राजा कहलाया जिसने सेक्रीफाइस किया, जिसने बलिदान दिया। वो इस युग में किस युग की बात हो रही है? लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। यहाँ पे वो राजा बना जिसने सेक्रीफाइस किया, जिसने बलिदान दिया, है ना। तो लगभग 3000 साल पहले हम पाते हैं कि राजाओं को चुनने के तरीके में कुछ बदलाव हो रहे थे। अब कुछ लोग बहुत बड़े बलिदान करके राजा के रूप में पहचाने जाने लगे। अब राजा का डिफिनेशन यहाँ पे चेंज होगा। राजा के पास वो हर चीज़ होगी, वो हर ऐशो आराम होगा जो एक राजा के पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्या है कि राजा अगर आपको बनना है तो आपको कुछ सेक्रीफाइस, कुछ बलिदान करने होते थे। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बलिदान इस चैप्टर में दिखाया गया है, अश्वमेध। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा। यहाँ पे घोड़े का सेक्रीफाइस किया जाएगा। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान देना। यहाँ पे घोड़े का बलिदान दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो जानवर थे उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जानवरों को बलिदान के रूप में चुना जाता था इस युग में जो हम पढ़ रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड, है ना। और हमें क्या पता चला है? देखिए, जैसे अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो हमने क्या देखा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जहाँ पे हम ऋग्वेद की बात करें, ये पंजाब वाले एरिया में फला फूला। यहाँ पर इसका क्या हुआ? प्रोग्रेस हुआ। लेकिन यहाँ से शिफ्ट होगा अब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, जब और सब जो राजा का डिफिनेशन है, जनपद बनेगा, महाजनपद बनेगा, वो आपको ये वाला यूपी बिहार वाला एरिया है, यहाँ पर विकसित होता हुआ गंगा नदी, यमुना नदी के तट पर यहाँ पर विकसित होगा, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? चलो, अश्वमेध का मतलब होता है, अश्वमेध एक तरह का क्या था? एक तरह का सेक्रीफाइस था, बलिदान था। आप कभी रामायण देखोगे या देख रहे होगे या आपने देखा होगा टीवी में, तो आपने क्या देखा होगा? अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा। लव कुश का आप रिलेट करो, अगर आप महाभारत में देखा होगा तो चीज़ों को रिलेट करना सीखो, चीज़ों को जोड़ो, अपने एक्सपीरियंस से जोड़ो, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं ये जो आपको पढ़ा रही हूँ, जो नोट्स आपके लिए तैयार करती हूँ, टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये आपके लिए पूरा चैप्टर समझने में बहुत इजी कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आप इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, जो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, उसके बाद एनसीईआरटी आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, तो अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़े का बलिदान किया करते थे। तो अब इसमें होता क्या था? अश्वमेध यानी घोड़े का जब सेक्रीफाइस है तो होता क्या था? किस तरह का सेक्रीफाइस करते थे लोग? तो अश्वमेध यानी घोड़े की बलि का एक ऐसा अनुष्ठान था, है ना, एक ऐसा रिचुअल था, है ना। अब समझिए कि क्या था? एक ऐसा रिचुअल था। रिचुअल क्या होता है? जैसे शादी ब्याह में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसी तरह का अश्वमेध भी एक तरह का अनुष्ठान था, एक रिचुअल था। घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक घोड़ा लिया जाता था, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। अब वो घोड़ा है, उसको तो ये पता नहीं है, मान लीजिए ये इस राज्य का घोड़ा है, ठीक है, और इसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया, तो ये घोड़ा है तो इसको तो सीमा नहीं पता है ना। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इसको ना रोके। आपने सुना होगा ये गाना, ठीक है। तो ये घोड़ा था, ठीक है, तो इसको तो ये पता नहीं था कि ये मेरी राज्य की सीमा है और ये दूसरे राज्य की सीमा है, तो इसको फ्रीली छोड़ दिया जाता था। देखिए सेक्रीफाइस कैसे दिया जाता था घोड़े का, ठीक है। ये मान लीजिए इस राज्य का घोड़ा है, यहाँ अश्वमेध का सेक्रीफाइस किया गया। अश्वमेध नाम का एक सेक्रिफिकेशन था, जो एक बलिदान था हुआ, और यहाँ पर एक घोड़े को छोड़ दिया गया। अब वो घूमता घूमता, अब देखिए क्या होगा, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्या हुआ? छोड़ दिया जाता था, और राजा के लोग कौन होंगे? सैनिक होंगे, है ना, वहाँ के कॉमन पीपल होंगे। राजा के लोग उसकी रक्षा करते थे। किसकी रक्षा करते थे? घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता था कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, ठीक है। और लेकिन उसकी ऐसा नहीं है कि जैसे एक बच्चे को आप छोड़ दिए मैदान में खेलने के लिए, ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए छोड़ दिए, तो उस बच्चे को क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि माँ बाप की नज़र नहीं रहती है। तो उसी तरह सैनिकों की नज़र तो रहती थी घोड़े पे कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे रोका टोका नहीं जाता था, है ना।
अगर घोड़ा दूसरे राज्यों के राज्य में, राजाओं के राज्य में घुस जाता था और वे उसे रोकते तो उन्हें युद्ध करना पड़ता था। अगर वे घोड़े को जाने देते तो इसका मतलब ये था कि वे यह स्वीकार करते थे कि बलि देने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब यहाँ पे सुपरमेसी की लड़ाई हो रही है कि कौन किससे बेटर, कौन किससे ज़्यादा अच्छा। क्या होता था, जब राजा जो घोड़ा था दूसरे राज्य में घुसा तो दूसरे राज्य में दूसरा राजा होगा, तो अगर उस राज्य के राजा या उसके सैनिक उस घोड़े को पकड़ लेते थे, मान लो कि ये यहाँ से गया घोड़ा इस राज्य में, ठीक है, अगर इस राज्य में एंटर कर गया घोड़ा तो इस राज्य के सैनिक या इस राज्य के राजा उसको अगर रोक लिया, बंदी बना लिया, तो इन दोनों में लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, और जो जीतता था वो सुपर बन जाता था, है ना, वो ग्रेटर हो जाता था, ग्रेट हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ, अगर ये छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, इस घोड़े को उसने कुछ किया ही नहीं, छोड़ दिया इसी तरह, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये सुप्रीम है, ये बेटर है इस राज्य से, क्योंकि इस राजा ने, इस राजा की अगर बात करूं, अगर इस राजा की बात करूं तो ये इस राजा से ये सुपर है, क्योंकि इसके घोड़े को इसने कुछ नहीं किया। समझ में आई? तो ये था अश्वमेध वाला सेक्रीफाइस, अश्वमेध वाला बलिदान, कि घोड़े को फ्री छोड़ो, अगर उस घोड़े को दूसरे राजा या राज्य पकड़ लेते हैं तो उससे लड़ाइयाँ होंगी, अगर वो नहीं पकड़ता है तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी, और जिस राज्य का घोड़ा था वो क्या हो जाएगा, ग्रेट बन जाएगा, वो महान हो जाएगा, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अश्वमेध, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। अब ये जो रिचुअल हो रहा था, रिचुअल जो अनुष्ठान हो रहा था, ठीक है, तो अनुष्ठान होता है तो राजा जो था वो सेंट्रल किसमें था, सेंट्रल फिगर में था, केंद्र में था। केंद्र में कौन है, राजा है केंद्र में। ठीक है, फिर राजा है तो इसके चारों तरफ और भी तो होना चाहिए ना लोग, तो कौन कौन लोग उसके आसपास थे, तो सबसे पहले तो वो राजा है तो उसकी एक सिंहासन होगी, है ना, उसका एक ये होगा, क्या बोलते हैं, राजा का एक क्या होता है, सिंहासन को, और क्या बोल सकते हैं हम, कि उसका थॉर्न होगा। ठीक है, उसके बाद वो एक शेर की छाल पर बैठता था, या उसके पास एक शेर की छाल होती थी। राजा के पास क्या होता था, एक सिंहासन होता था, और एक बाघ या एक सिंहासन या एक बाघ की खाल होती थी उसके पास। ठीक है, राजा है। उसके बाद कौन होगा उसके साथ, उसका सारथी। अब राजा है तो रथ से चलेगा, रथ को चलाने वाला कौन होता है, सारथी। तो फिर कौन होता था, उसका सारथी होता था। ठीक है ना, उसका सारथी होता था। कौन कौन है, राजा कहाँ है, केंद्र में है, सेंटर में है। राजा किसके साथ बैठा हुआ है, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, और एक बाघ की खाल लेकर बैठा हुआ है, या उसको पहन के या उसको बैठ के, इतना डिटेल जिक्र नहीं किया गया है, यही बताया गया है। उसके साथ बैठने में कौन कौन था, एक तो उसका सारथी था जो कि इसके रथ को चलाता था, जिसको हम चैरियट बोलते हैं, उसका चैरियट था, है ना, जो युद्ध के मैदान में उसका साथी होता था और उसके कारनामों का गवाह होता था और उसकी महिमा की गाथा करता था। अब इसका क्या काम था, ये जो सारथी था, जो कि घोड़ा, जो कि रथ को चलाने वाले को क्या बोलते हैं, सारथी। जैसे भगवान कृष्ण किसके सारथी थे, अर्जुन के सारथी थे। जब हम महाभारत, जब गीता का उपदेश दिया गया, महाभारत की युद्ध हुई, तो उसमें जो कृष्ण थे वो क्या थे, वो सारथी थे। तो जो चलाने वाला होता है ना, चैरियट जिसको बोलते हैं, चैरियट, तो उसको चैरिएटर बोलते हैं, जो होता है ना चलाने वाला, चैरियट को चलाने वाला चैरिएटर, यानी रथ को चलाने वाला सारथी। तो एक सारथी होता था, और ये सारथी का क्या काम होता था, वो तो युद्ध में साथ में रहता था राजा के। तो राजा की जो गाथाएं होती थी उसका गवाह था वो, अरे राजा ने तो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, है ना, राजा की महिमा गाने का काम किसका था, इस सारथी का। और कौन लोग थे, तो उसके रिलेटिव थे, राजा थे तो राजा के रिलेटिव भी तो होंगे, रिलेटिव थे, राजा की वाइफ थी, चारों तरफ सोच लो। अनुष्ठान होता था, जब रिचुअल परफॉर्म करता था राजा, तो ये सारे लोग उसके साथ होते थे, सारथी था, उसके रिलेटिव थे, उसकी वाइफ एंड सन थे, उनकी बीवी बाल बच्चे थे, और कौन होता था, पृष्ठ होता था। पृष्ठ कौन, ब्राह्मण,
वो पुजारी जो अनुष्ठान कराता था, है ना, जो रूल्स बनाता था। उसके बाद कौन था? कॉमन पीपल। कॉमन पीपल जो आम जनता थी, है ना, कॉमन पीपल वो थे इसके चारों तरफ। जब ये परफॉर्म होता था बलिदान, तो ये सारे लोग उसके आसपास होते थे। कॉमन जनता क्या करती थी? कॉमन जनता में वैश्य लोग थे, है ना। वैश्य लोग क्या करते थे? राजा के लिए गिफ्ट लेके, तोहफा लेके आते थे। और एक कम्युनिटी थी जिसको हम शूद्र बोलते हैं। इन लोगों को अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये छोटी जाति से बिलोंग करते थे। तो इनको जो पृष्ठ था, है ना, पृष्ठ ही तो नियम बनाता था, जो ब्राह्मण था, जो पुजारी था, तो वो इन लोगों को शामिल होने नहीं दिया जाता था। बस यही हम दूसरे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको समझाया। ठीक है, देखिए, उसके रिश्तेदार होते थे, खासकर उसकी पत्नी और बेटे को कई तरह के छोटे मोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। priest perform the ritual including the sprinkling of sacred water on the king। पुजारी ने राजा पर पवित्र जल छिड़कने सहित अन्य अनुष्ठान करता था। पृष्ठ अन्य राजा भी होते थे, अब छोटे छोटे स्टेट के राजा भी होते थे। वो क्या करते? वो दर्शक बन के आते थे। जो अन्य राजा थे वो दर्शक बन के आते थे। ऑर्डिनरी पीपल थे। ऑर्डिनरी पीपल में कौन थे? विश, जिसको हमने क्या पिछले में हमने क्या पढ़ा था? वैश्य पढ़ा था ना, आर्य और वैश्य के बारे में पढ़ा था। विश तो क्या थे? वैश्य लोग होते थे। ऑल्सो अबाउट गिफ्ट, यानी समान लोग होते थे जिसको विश या वैश्य कहते हैं। और वो क्या करते थे? उपहार लेके आते थे राजा के लिए। हालांकि कुछ लोग को, जैसे कि जिन्हें पुजारी द्वारा शूद्र माना जाता था, कई अनुष्ठान से बाहर रख दिया जाता था उनको। समझ में आई पूरी बात, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब क्या हुआ। उसके बाद आया वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम आप इसको कॉमन लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हो। जाति प्रथा, अलग अलग वर्ण में लोगों को डिवाइड किया गया। किसके अकॉर्डिंग? उसके काम के अकॉर्डिंग, है ना। वो क्या वर्क करता था उसके अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड किया गया। और ये डिवाइड करने का काम कौन करता था? पृष्ठ करता था, वो ब्राह्मण करता था, वो पुजारी करता था, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था। और पुजारी अपने आप को सबसे ऊपर समझता था। जो पुजारी होता था, जो पृष्ठ होता था, जो ब्राह्मण होता था, सब एक ही है। तो ये अपने आप को सबसे ऊपर समझता था, है ना। और इसी ने 4 वर्ण में डिवाइड किया। ठीक है ना, इसने क्या किया? 4 वर्ण में डिवाइड किया। किसको? समाज को, कम्युनिटी को 4 वर्ण में डिवाइड किया। अब ये हमें कैसे पता चलता है? तो बुक दैट वेयर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कुछ बुक्स लिखी गई। कहाँ लिखी गई? नियर गंगा और यमुना रिवर के पास, है ना। और यहीं पे लेटर वैदिक पीरियड का सारा प्रमाण मिलता है। दिस बुक आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। इस पुस्तक को प्राय हम उत्तर वैदिक कहते हैं। वे ऋग्वेद के बाद रचे गए थे। ओल्डेस्ट वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद हमने पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना था ऋग्वेद। और इसके बाद ये अर्ली वैदिक पीरियड में आता है। उसके बाद ये जो 3 है ये लेटर वैदिक पीरियड में, यानी उत्तर वैदिक काल में आते हैं। और इन दोनों के बीच में एक क्या था? बॉर्डर लाइन था 1000 BC, जहां पर आयरन की खोज हुई। और इस आयरन की खोज ने समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हुआ ऋग्वेद, और यहाँ पर और तीनों वेद आ गए। ठीक है, 3 वेद आए। और यहाँ पे था बॉर्डर लाइन, जहाँ पे 1000 BC में आयरन की यानी लोहे की खोज हुई और समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। इससे पहले क्या होता? लकड़ी के प्लॉ से, वुडन प्लॉ से खेती की जाती थी। बट यहाँ पर आयरन का हल आ गया। प्लॉ यानी हल आ गया आयरन का, जिससे क्या हो गई? खेती करना आसान हुआ। लोगों ने जंगल काटे, जंगल का विस्तार हुआ, लोगों की इकोनॉमी अच्छी हुई, बहुत सारे राज्य डेवलप हुए, बहुत सारे जनपद डेवलप हुई, बहुत सारे महाजनपद डेवलप हुए। और उसी में से एक जनपद जो था, जिसकी जिक्र हम करेंगे, मगध का साम्राज्य डेवलप हुआ। ठीक है, चलो तो समझ में आ रही है ना बात? कहाँ से कहाँ जा रही है कहानी? कहानी है, कहानी को सुनो कैसे कैसे आगे बढ़ी। और बहुत सारे सीरियल्स भी आए थे, अशोक का आया था। तो सब चीज़ों में आपने अगर देखा होगा तो आप रिलेट करोगे कि हाँ, जो चीज़ बुक में लिखी है वही उसी की तो स्टोरी बनती है ना। तो देखिए ऋग्वेद के बाद अब वो बुक कौन सी थी? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ साथ अन्य पुस्तकें शामिल हैं। ये पुजारी द्वारा रचित थी। ये पृष्ठ द्वारा, ये बुक कौन लिखता था?
पृष्ठ लिखते थे और इनमें बताया गया था कि अनुष्ठान कैसे किया जाता है, यानी इसमें रूल्स लिखे गए थे कि कोई भी सेक्रीफाइस करना है तो कैसे करोगे आप, है ना। इसमें समाज के बारे में नियम भी शामिल किए गए थे, है ना। अब यहाँ पे वर्णा सिस्टम कैसे हुआ, तो पृष्ठ ने क्या किया, काम के आधार पे लोगों को डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, है ना। तो अब देखिए कैसे कैसे ये जो आज हम कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रही है, ये उसी टाइम से शुरू हो गया था। समझ में आई बात। चलिए अब देखिए, इस समय समाज में कई अलग अलग समूह थे। पुजारी थे, योद्धा थे, किसान थे, चरवाहे थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे जिसको क्राफ्ट पर्सन हम बोलते हैं, मजदूर थे, मछुआरे थे, वनवासी जिसको ट्राइबल है ना, फॉरेस्ट पीपल, कुछ पुजारी और कुछ योद्धा अमीर थे। अब देखिए इतने सारे लोग थे समाज में, तो इसमें अमीर कौन होगा, जो योद्धा होगा, जो क्षत्रिय होगा, पुजारी जो ब्राह्मण होगा, ये अमीर कैटेगरी में आते थे। बेचारे किसान व्यापारी भी थे, लेकिन ये क्या थे, ये सब गरीब थे। अब जैसे ये मजदूर हो गया, ये गरीब होगा उस टाइम, है ना। चरवाहा जो हर्डर था वो, ये सब गरीब थे। तो समाज में दो तरह के लोग थे। द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप। तो पृष्ठ ने क्या किया, पृष्ठ किसको बोल रहे हैं हम, वो उस ब्राह्मण को बोल रहे हैं, उस पुजारी को बोल रहे हैं। उसने 4 ग्रुप में डिवाइड किया समाज को, और वो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण। हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। वर्ण क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्ण सिस्टम को पढ़ रहे हैं हम वर्ण व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम की शुरुआत किसने की, पृष्ठ ने, पुजारी ने, और लोगों के काम के आधार पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैज डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। पुरोहित ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित किया जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग अलग होते हैं। समझ में आई बात, कैसे कैसे चैप्टर मूव कर रहा है। कितना पहले ब्राह्मणों का राज था, कितना ब्राह्मण जो थे वो सारे नियम बनाते थे, है ना। तो ये सब था। अब वो 4 वर्ण कौन थे, तो 4 वर्ण में आपको मैं दिखा दूं, देखो कौन कौन थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ये 4 वर्ण थे, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य और चौथा वर्ण शूद्र। और इनको कैसे कैटेगराइज किया गया था, इनको कैटेगराइज किया था इनके काम के आधार पर। काम के आधार पर 4 है। सबसे ऊपर ब्राह्मण अपने आप को मानते थे, उसके बाद क्षत्रिय हुए जो कि रिचुअल परफॉर्म करते थे, उसके बाद वैश्य आए जो कॉमन पीपल थे, उसके बाद शूद्र जो दूसरे के घर साफ सफाई करना, जो क्या करते हैं, जो कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो बरियल को खोदना, है ना, इस सब का काम शूद्र का होता था। अब चलिए उनका हम वर्क पढ़ेंगे। पहला वर्ण क्या था, द फर्स्ट वन वाज दैट ऑफ द ब्राह्मीण। ब्राह्मीण्स वेयर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। अब ब्राह्मण का क्या काम था, तो वो क्या कहते हैं, परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट। यानी पहला वर्ण जो था वो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों ने वेदों का अध्ययन किया। अब ब्राह्मण है तो वेद का अध्ययन करेंगे, और अध्यापन भी किया, अध्ययन भी किया, पढ़ा भी और पढ़ाया भी, टीच भी किया। यज्ञ करने और दान प्राप्त करने की अपेक्षा भी की जाती थी। आज भी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, ये रिचुअल चला आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ब्राह्मण का काम क्या था। दूसरा वर्ण था द सेकेंड प्लेस वेयर द रूलर था, जो राजा था, ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे कि पहले का आप रिकॉर्ड देखोगे, जो क्षत्रिय होते थे, जो राजपूत होते थे, वो राजा कहलाते थे, है ना। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपुल। अब इनका क्या काम था कि ये लड़ाइयाँ लड़ते थे और इन्हें क्षत्रिय बोला जाता था, और ये लोगों की रक्षा करते थे, है ना। तो क्षत्रिय का काम क्या होता था, लड़ाइयाँ लड़ना, वॉरियर थे ये, और ये लोगों को क्या करते थे, सेव करते थे, रक्षा करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। थर्ड कौन था, विश्व, जिसको वैश्य बोलते हैं। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर होते थे, हर्डर होते थे, ट्रेडर होते थे, ये तीनों इसमें आते थे। तीसरे को विश्व या वैश्य कहते, उसमें किसान, चरवाहे और व्यापारी होने की अपेक्षा की जाती थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जो रिचुअल को कौन परफॉर्म कर सकता था, तो क्षत्रिय भी कर सकते थे और वैश्य भी करते थे। अब ये
किसका काम था करवाना? ये ब्राह्मण का काम था कि उसे क्षत्रिय से कराना है या वैश्य से कराना है। जो लेकिन रिचुअल परफॉर्म करने का काम ये दोनों कर सकते थे, इनको ऐसा परमिशन था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे, ठीक है, दोनों के पास ये इतनी आज़ादी थी, ठीक है। लेकिन जो शूद्र थे, जो चौथा ग्रुप था, वो नहीं कर सकता था, है ना। यहाँ पे अनटचेबिलिटी का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, है ना, छुआछूत का डेवलपमेंट यहाँ से हुआ, ठीक है। शूद्र हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। शूद्र जिन्हें अन्य 3 समूहों की सेवा करनी होती थी और वो कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते थे, है ना। एक चीज और है इंपॉर्टेंट लाइन, जो अभी भी हम देखते हैं ना कि लड़कियों को नीचा समझा जाता है, या लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी दी जाती थी। ये कब से शुरू है? ये बहुत पहले से है ना। बोथ विमेन एंड शूद्र वे आर नॉट अलाउड टू स्टडी इन वेदास, यानी वेद को पढ़ने का अधिकार ना औरतों के पास था ना शूद्र के पास था। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। ये नियम किसने बनाया होगा? ये ब्राह्मण ने, ये पृष्ठ ने बनाया होगा। तो ये आप 4 वर्ण को याद कर लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। समझ में आ रही है स्टोरी? लग रहा है हिस्ट्री इजी, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा? अगर लग रहा है तो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, विभाजन जन्म के आधार पर था। अब कैसे कैसे था? पुजारी ने यह भी कहा कि ये समूह जन्म के आधार पर तय किया गए हैं। उदाहरण के लिए अगर पिता और माता ब्राह्मण है तो उनका पुत्र भी ब्राह्मण पड़ेगा, यानी जन्म के आधार पर विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ। अगर माँ बाप ब्राह्मण है तो बच्चा भी ब्राह्मण, अगर माँ बाप क्षत्रिय हैं तो बच्चा भी क्षत्रिय, अगर माँ बाप शूद्र हैं तो बच्चा भी शूद्र है, वही काम करेगा। काम कैसे मिलेगा? उसके माँ बाप, उनके जन्म से, है ना। तो यहाँ पे बाय बर्थ पर, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, विभाजन जन्म के आधार पर किया गया था। दे क्लासीफाई सम पीपल एज अनटचेबल। इन्होंने क्या किया था कि कुछ पीपल जो होते हैं वो अनटचेबल है, उनसे दूर रहना है। जैसे कौन कौन से लोग थे? वो थे क्राफ्ट पर्सन, जो शिल्पकार थे, जो हंटर थे, जो गैदरर थे, एज वेल पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड सेरिमिनेशन, है ना। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप वाज पॉल्यूटिंग। प्रीस्ट का यह मानना था कि इन लोगों के साथ आप कांटेक्ट में रहोगे तो आप पॉल्यूटेड हो जाओगे, आप अशुद्ध हो जाओगे। समझ में आया? उन्हें कुछ लोगों को अछूत के रूप में वर्गित किया गया था। इनमें कुछ शिल्पकार, अब शूद्र में कौन कौन से आ रहे थे? शिल्पकार आ रहे थे, शिकारी आ रहे थे, संग्राहक आ रहे थे, हंटर एंड गैदरर, और साथ ही वे लोग भी शामिल थे जो दफनाने और दाह संस्कार में मदद करते थे, है ना। पुजारी ने कहा था कि इन समूहों के साथ संपर्क प्रदूषणकारी है। क्या है हमारा? क्या होता है? हम ये हो जाते हैं, हमारा अपमान होता है, और हम ये उसको क्या, आप लेमन लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे कि हम ये हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह की पहले व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म हुआ। अब देखिए, कोई भी चीज़ होता है समाज में तो उसका ऑपोजिशन भी बहुत होता है। तो ये वर्ण सिस्टम हुआ तो बहुत लोग अपोज करने लगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्राह्मण था, है ना, जो पृष्ठ था, वो सबसे ऊपर मानता था। तो इससे नीचे वाले को क्या लगेगा कि ऐसा कैसे है कि तुम ही ऊपर रहोगे, ब्राह्मण हो तो ऊपर रहोगे, मैं भी रहूँगा, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भी ऊपर रहूँगा, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुए, है ना, ऑपोजिशन हुए। तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ? आलोचना क्या हुई? जब ये वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ तो आलोचना क्या हुई? ये वर्ण व्यवस्था जब हुई तो आलोचना क्या हुई? तो यहाँ पे देखिए, किंग थॉट वी आर द सुपीरियर फ्रॉम पृष्ठ। अब जो यहाँ पे किंग था, जो क्षत्रिय था, ये कह रहा था कि मैं हूँ इससे सुपीरियर, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, ठीक है। बर्थ कुड नॉट बी, दूसरा रीजन क्या था कि बर्थ कुड नॉट बी द रीजन फॉर द डिवीजन। जन्म इस विभाजन का कारण नहीं हो सकता। आप जन्म के आधार पे किसी का डिवीजन नहीं कर सकते हो। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो? डिवाइड नहीं कर सकते हो लोगों को। एवरीवन हैज राइट टू परफॉर्म रिचुअल। ऐसा नहीं कि जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, वही रिचुअल परफॉर्म करेगा, वही बलिदान देगा। शूद्र को भी अधिकार होना चाहिए। इस तरह का उस टाइम ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनपद। अब जनपद के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऋग्वेद में जना पढ़ा था, है ना। जना मतलब होता है लोग, है ना। जना मतलब होता है लोग। जना का शब्द कहाँ पढ़ा था? हमने ऋग्वेद में पढ़ा था। ऋग्वेद कहाँ पढ़ा था? इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। जना से जनपद हुआ, है ना।
जना से क्या डेवलप हुआ, जनपद। जनपद शब्द कहाँ आया, लेटर वैदिक पीरियड में, और ये ऋग्वेद यानी अर्ली वैदिक पीरियड का है। और यही जनपद कहाँ कन्वर्ट हुआ, महाजनपद बना, यानी छोटे छोटे जन मिलके क्या बनाया उन्होंने, जन मिलके जनपद बनाया। और यही जनपद, बहुत सारे जनपद मिलके महाजनपद बना। समझ में आया। तो 16 महाजनपद की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, है ना। 16 महाजनपद, उसमें से 2 को हमें बहुत क्लोजली देखना है, रीड करना है, समझना है, ठीक है। जो कि 16 महाजनपद में सबसे महान थे, सबसे ज़्यादा उभर के बाहर आए या निकले। अब क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि जना यानी ऋग्वेद में पढ़ा, जनपद यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ रहे हैं, और जो कैसे जनपद जो है वो महाजनपद में कन्वर्ट हुआ, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो कैसे लोग महान राजा बने, किस तरह से राजा बने, राज्य किया, है ना। राजा का जो एक्चुअल डिफिनेशन होता है वो कैसे यहाँ पे उभर के आया, वो हम देखने वाले हैं। जैसे the raja who performed this big sacrifice were now recognized as being a raja of janpad rather than janas, यानी जो राजा ने बड़े बड़े बलिदान दिए वो जनपद के राजा कहलाए। जन के राजा से वो कहाँ चले गए, जनपद के राजा कहलाए, ठीक है। जिन राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए उन्हें अब जन के बजाय जनपद का राजा माना जाने लगा। किंगडम वेयर रेफर टू एज ए जनपद, अब उस पूरे राज्य को हम लोग क्या बोलते थे, जनपद कहते थे। जना का मतलब होता है लैंड और पड़ा का मतलब होता है फोर्ट, यानी जनपद क्या है, 2 शब्दों से बना है। जना मतलब लैंड, जना मतलब क्या होता है, वो जगह। जनपद का मतलब होता है वो जहाँ जहाँ पर राजा के पैर पड़े, लोगों के पैर पड़े, उसको हम जनपद बोलते हैं। राज्यों को जनपद कहा जाता था। जन मतलब भूमि, पद मतलब पैर, ठीक है। जन मतलब भूमि, पद मतलब पैर, तो यहाँ से जनपद शब्द उभर के आया, ठीक है। चलो अब देखिए, एक्सकेवेशन साइट इन जनपद, जनपद में उत्खनन स्थल, जनपद के उत्खनन स्थल के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमें कुछ अवशेष मिले, है ना, कहाँ कहाँ हमें एविडेंस मिले खुदाई के दौरान, या पता चला, या कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे हमें पता चला कि जनपद नाम का कुछ अस्तित्व था। यानी हम कौन कौन से आर्कोलॉजिस्ट जो थे हैव एक्सकवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन द जनपद, जनपद के बारे में उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ जनपद क्या हुआ था, विकसित हुआ था। तो वहाँ पे सब 3 नाम को आप याद रखिएगा। 3 नाम में पहला नाम है पुराना किला दिल्ली, दिल्ली का पुराना किला में एक जनपद बताया गया है एनसीईआरटी में। दूसरा हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के पास एक हस्तिनापुर नाम की जगह है, यहाँ पे जनपद के बारे में कुछ मिले हैं। उसके बाद है अतरंजी खेड़ा नियर एटा, है ना। इसमें से ये 2 यूपी में मिले हैं, है ना, ये तो आपका दिल्ली है ही। तो आप याद रखिएगा कि जनपद के अवशेष एक्सहिबिशन के द्वारा जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको कहाँ कहाँ मिले हैं जनपद के, पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ और अतरंगी खेड़ा नियर एटा। याद रखिएगा, ये 3 जनपद के नाम आते हैं, आ सकते हैं क्वेश्चन में, या आए भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हट। अब जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्विक थे, जब उन्होंने एक्सकवेशन किया, जब उन्होंने खुदाई किया, अवशेष निकाले, तो उन्हें क्या पता चला, ये 3 जगह उन्होंने खुदाई की और 3 जगह मिला है। एक पुराना किला दिल्ली में हस्तिनापुर मेरठ के पास, और एक अतरंजी खेड़ा एटा के पास। तो यहाँ पे खुदाई में मिला क्या, तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे जनपद के बारे में उन्हें कैसे पता चला कि वो जो लोग कहाँ रहते थे, हर्ट में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल, और दे ग्रीव ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, पल्स, शुगर केन, सिसमे एंड मस्टर्ड। उन्होंने पाया कि लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, और मवेशी तथा अन्य जानवर भी पालते थे, क्योंकि ऐसे अवशेष मिले होंगे, ऐसी कंकालें मिली होंगी, है ना। वे कई तरह के फसलें भी उगाते थे। अब चावल के अवशेष मिले होंगे, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों के अवशेष मिले होंगे। ये एक्सकवेशन साइट से मिले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब क्या है कि एक्सकवेशन साइट से जहाँ पर क्या किया गया, खुदाई की गई, तो और क्या मिला है,
पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं। इससे पहले वाले ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था, रेड वेयर के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रे वेयर कहाँ मिला है, तो वो मिला है हमें जनपद वाले एरिया में, और हमें लेटर वैदिक पीरियड में हमें ग्रे वेयर मिले हैं। तो ग्रे कलर की एक ऐसी बर्तन मिली है जिसपे आपको यहाँ पे क्या किए गए हैं, नक्काशी की गई है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, इस तरह की कुछ नक्काशी की गई आपको एक बर्तन मिला है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पेंटेड ग्रे वेयर प्लेट्स एंड बाउल यानी कटोरा आर द मोस्ट कॉमन वेसल मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, मतलब छूने में बहुत, टच करने में बहुत अच्छा फील होता है, विथ ए नाइस एंड स्मूथ सरफेस। परहैप्स these were used on a special occasion for the important people and to serve special food। यानी यहाँ पे माना जाता है कि ये इतना अच्छा जो बर्तन मिला है, इसका यूज़ कौन करता होगा, स्पेशल पर्सन करता होगा, विशेष अवसरों पर विशेष व्यक्ति द्वारा इसे यूज़ किया जाता होगा भोजन को परोसने में। ये सब कहाँ मिले हैं, हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, जब हमने जनपद के बारे में जाना, ठीक है ना। तो ग्रे वेयर कहाँ मिला है, तो आपको जब खुदाई हुई थी उसमें मिला है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद। ये 16 महाजनपद के ये है। जैसे क्या हो कि जो जनपद थे, छोटे छोटे जनपद इकट्ठा होके महाजनपद का रूप लिए, और ये पूरे जो महाजनपद थे वो कितने नंबर था, 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं। पूछा जाता है कि कितने महाजनपद हैं, तो टोटल 16 हैं। अब कब कैसे महाजनपद का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुआ, अस्तित्व में आया, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अबाउट 2500 years ago, some जनपद become more important than other and were known as महाजनपद। जनपद बहुत सारे थे, बहुत, मान लो कि 100-200 होंगे, मान लो, उसमें से ये जो 16 थे ना, ये ज़्यादा विकसित हुए, इनके पास इकोनॉमी अच्छी होगी, इनका पॉलिटिकल पावर अच्छा होगा, इनके पास रिसोर्सेस अच्छे होंगे। तो बहुत सारे में से 16 क्या हुए, उभर के आए, और ये 16 जनपद से महाजनपद बन गए। अब इस 16 में भी 2 या 3 ऐसे हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, जैसे ये मगध और ये वर्जी, ये 2 का हमें क्लोज लुक देखना है, बहुत नज़दीकी यहाँ पे रीड करना है इस 2 महाजनपद का। तो ये हमारे बुक में पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं। अबाउट लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है अधिकांश महाजनपद की एक राजधानी। अब महाजनपद का जो फीचर था, फीचर का मतलब है कि क्या क्या विशेषता होती थी एक महाजनपद बनने के लिए। तो महाजनपद बनने के लिए सबसे पहले तो उसकी एक राजधानी होनी चाहिए। हर देश की एक कैपिटल होती है, जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद है ना। तो इस तरह हर जगह की एक राजधानी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, ठीक है। इनमें से कई किले बंद थे। अब क्या होता था कि किला बंद क्या कहा जाता है कि किलों पे बहुत ऊंची ऊंची किला जो थी वो बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी, उसे हम किला बंद कहते हैं, ताकि दुश्मन जो है वो इंटर ना कर पाए, है ना। अब आपने पद्मावत देखा होगा, पद्मावत में क्या था, पद्मावत का जो किला था, जो वहाँ पे राजा रतन सिंह का जो किला था, उसमें जो वो दुश्मन था वो एंटर करने से पहले बहुत सोच रहा था, क्योंकि इतनी जो मजबूत किलाबंदी थी कि उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। बस उसी तरह का वहाँ पे था कि क्या था कि इनमें से कई किले बंद थे। इसका मतलब है कि वे चारों ओर क्या है, किसका यूज़ करते थे, लकड़ी का, ईंट का और पत्थर, यानी किला बंद करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करके विशाल दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है। किले शायद इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोग दूसरे राजाओं के हमले से डरते थे और उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत थी। यह भी संभव है कि कुछ शासन अपने शहरों के चारों ओर बड़ी ऊंची और प्रभावशाली दीवारें बनाकर यह दिखाना चाहते थे कि वो कितने अमीर और शक्तिशाली हैं। यानी किला बनाने के पीछे क्या रीज़न था, एक तो हमें दुश्मन से बचना है कि दुश्मन प्रवेश ना करे हमारे राज्य में, तो इसलिए किलाबंदी की जाती थी। और दूसरा कि ये भी सुपरमेसी दिखानी थी कि भाई हमारे पास इतना ज़्यादा क्या है, रिसोर्सेस है,
हमारे पास इतना पैसा है कि हम आपसे बड़े हैं, देखो हमने कितना शक्तिशाली, कितना मतलब स्ट्रॉन्ग किला बनाया है ना। तो अमीर बनने के लिए और शक्तिशाली दिखाने के लिए ऐसे किले बनाए, किलेबंदी की जाती थी, दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किलाबंदी को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, इंग्लिश में फोर्टिफिकेशन वॉल एट कोसाम्बिक, कोसाम्बिक के किलेबंदी दीवारें। तो इस तरह की किलेबंदी बनाई जाती थी। कौसाम्बिक एक जगह है, आपको इलाहाबाद के पास मिल देगा। तो इलाहाबाद के पास एक कौसाम्बिक साइड डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे आपको इस तरह की किलेबंदी दिखाई जाएगी जो कि महाजनपद में आता होगा। ठीक है, अब फॉर फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन के लिए मैंने अभी बात की ना कि क्या जरूरत पड़ती थी। सबसे पहले कि एक अच्छा किलाबंदी करना, एक अच्छा घेराव करना, तो आपके पास अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे तरह के ब्रिक होना चाहिए और आपके पास अच्छे लेबर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ लेबर होने चाहिए, यानी मजदूर होने चाहिए, अच्छी ईंट होनी चाहिए और प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, न्यू राजा नाउ बिकम ए मेंटेनिंग आर्मी। अब जो पहले के राजा थे, जो हमने ऋग्वेद में राजा पढ़ा था, उन राजा के पास ना कोई आर्मी थी, ना ऐशो आराम था, ना पैसा था, लेकिन ये अब रियल राजा हुए। अब राजा के पास क्या होना चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए, है ना। और रईसी से रहना राजा ने शुरू किया। सोल्जर वेयर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। अब जो आर्मी रहती थी, तो आर्मी में कौन रहते हैं, सोल्जर रहते हैं, सैनिक रहते हैं, है ना। सेना में कौन रहते हैं, सैनिक रहते हैं। तो उन सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था, है ना, सैलरी दी जाती थी हर मंथ, जैसे भी उस टाइम का वो प्रोसेस होगा सैलरी देने का उन लोग को, ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके, है ना। तो क्या है यहाँ पे कि नए राजाओं ने अब सेना रखनी शुरू कर दी थी, है ना। कहाँ की बात कर रहे हैं, महाजनपद की हम बात कर रहे हैं। सैनिकों को नियमित वेतन दी जाती थी और राजा द्वारा पूरे साल भरण पोषण किया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः पंच मार्ग वाले सिक्कों पर उपयोग करने किए जाते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हुआ करती थी उस टाइम महाजनपद में। नेक्स्ट देखेंगे नीडेड रिसोर्सेज। अब देखिए कि अब क्या है कि आप जो है किलाबंदी कर रहे हैं, अपने आप को शक्तिशाली प्रूफ कर रहे हैं, आप सेना को सैलरी दे रहे हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए। आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप सैलरी बांटोगे, आपके पास उस तरह के रिसोर्स रहेंगे, आपके पास संसाधन रहेगा तभी तो आप सैलरी बांटोगे। तब ये सैलरी आएगी कहाँ से, जो अभी भी आप देख रहे हो टैक्सेशन सिस्टम, जो कर व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो कैसे है, कर क्या सरकार अपने पास से देती है, नहीं, हमारे ही पैसे को वो हमारी सैलरी के रूप में देती है। क्या होता है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और उसी टैक्स से क्या होता है, डेवलपमेंट का काम होता है और ये प्रोसेस घूमता रहता है। वही चीज होता था कि भाई अब इतना शक्तिशाली बनना है, राज्य को विस्तार करना है, राज्यों का, है ना, अपने आप को क्या करना है, दूसरे राजाओं से युद्ध में लड़ना है, सैनिक हथियार वेपन सब चाहिए, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसे कहाँ से कैसे लेंगे, तो अब इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। किस पर, आम जनता से टैक्स लेंगे, और किससे लेंगे, है ना। तो आम जनता ही हमेशा पिसती है, ये रियलिटी है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आज आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, क्या क्या अंबानी के बच्चे आके करेंगे सीटेट की तैयारी, या हम जैसे मिडिल क्लास के लोग सीटेट की तैयारी करते हैं, हम जैसे लोग पढ़ाते हैं, है ना। अगर हमारे पास इतना रिसोर्सेज रहता तो कोई सीटेट की तैयारी थोड़ी ना करता है। तो ये फैक्ट है ना। इस फैक्ट को मान के चलो कि पिसती आम जनता है, मिडिल क्लास है, नौकरी के लिए हर जगह, घर के लिए हर जगह पिसती है ना। तो टैक्स लेना शुरू किया। एज द रूलर ऑफ द महाजनपद बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, मेंटेनिंग बिग आर्मी, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज एंड दे नीड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस। यानी चूंकि महाजनपदों के शासन विशाल किले बनाए जा रहे थे और बड़ी सेनाएं रखी जा रही थी, इसलिए उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता हुई और उन्हें इन संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता हुई। ठीक है ना। अब ये संसाधन को इकट्ठा करने के लिए अधिकारी लेंगे हम, कुछ अधिकारी को वहां पे क्या किया गया, अपॉइंट किया गया कि टैक्स लिया जाएगा आम जनता से, हर लोगों से हर प्रकार का टैक्स लिया जाएगा। कैसे टैक्स लेंगे वो हम देखेंगे, टैक्स किनसे किनसे लिया जाता था, कर किनसे किनसे लिया जाता था, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए दोज हु पेड टैक्स, कौन कौन टैक्स देता था। सबसे पहले राजा ऑफ महाजनपद किससे किससे टैक्स लेता था, क्राफ्ट पर्सन से, शिल्पकार से, हर्डर से जो चरवाहे थे उनसे, ट्रेडर्स थे जो व्यापारी थे, फार्मर थे जो किसान थे, और हंटर गैदरर से, हंटर गैदरर जो कि
भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं और अपनी फूड की गैदरिंग करते हैं, अपने खानों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह का सिनेरियो था कि उन्होंने टैक्स लगाया। टैक्स किससे लिया? क्राफ्ट पर्सन से, हर्डर से, चरवाहे से, ट्रेडर से, व्यापारी से, हंटर एंड गैदरर और किसान से, फार्मर से। ठीक है, इन 5 लोगों से टैक्स लेना शुरू किया। ठीक है ना, याद रखिएगा किससे किससे टैक्स लिया जाता था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब कैसे लिया जाता था, अब किसान से कैसे लिया जाता। सबसे पहले किसान के बारे में पढ़ेंगे। फसलों पर कर सबसे महत्वपूर्ण था, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कर, सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स किस पर था? फसल पर था। जो किसान क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उनसे कर कैसे लिया जाता था वो पढ़िए यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर लोग किसान थे। अब देखिए, ज्यादातर लोग किसान होंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर टैक्स था तो वो किससे था? किसानों से लिया जाता था, फसलों पर लिया जाता था। आमतौर पर कर उत्पादन के 1/6 भाग पर तय किया जाता था, यानी जो भी हुआ है उसका 1/6 पार्ट पर कर को तय किया जाता था। इसे भाग या हिस्सा कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है। जो 1/6 पार्ट था फसल का, उस पे कर लगाया जाता था, उसे हम क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, भाग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। अभी भी हम कहते हैं ना, इतने भाग में बांट दो, इतने हिस्से में बांट दो, तो उसे भाग्य नाम से बोला गया था। उसके बाद शिल्पकार, शिल्पकारों पर भी कर लगाए जाते थे। ये कर श्रम के रूप में हो सकते थे। श्रम के रूप में कैसे? उदाहरण के लिए एक बुनकर या एक लोहार को राजा के लिए हर महीने एक दिन काम करना पड़ता था। ठीक है ना, अब शिल्पकार कैसे थे? तो आपको राजा के लिए काम करना पड़ेगा, है ना, तो इस तरह कर देते थे। चरवाहे से पशुओं और पशु उत्पादन के रूप में भी कर चुकाने की अपेक्षा की थी कि आप भाई पशु से जो भी चीजें मिल रही हैं वो आप क्या कीजिए? राजा को दीजिए। व्यापार के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। शिकारियों और संग्रहकर्ताओं यानी हंटर और गैदरर को भी राजा को वन उपज उपलब्ध कराई जाती थी। अब ये हंटर और गैदरर कौन थे? वनवासी थे, है ना, फॉरेस्ट पीपल थे। तो वन में जो भी कुछ हो रहा है आपको राजा को देना पड़ेगा आपका कुछ हिस्सा। तो इस तरह से कर लिया जाता था। टैक्स सिस्टम स्टार्ट था उस समय। ठीक है, अब चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बदलाव हुआ। एग्रीकल्चर में बदलाव क्या हुआ कि देयर आर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। पहला था कि एग्रीकल्चर में बदलाव होगा, जैसे आप देखो कि हरित क्रांति आई, नई नई मशीनें आई, तो बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा। तो उस समय का अगर आप सोचोगे तो उस समय क्या हुआ था कि लकड़ी का हल था। लकड़ी के हल से जब आप लोहे का हल से यूज करोगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। बस वही चीज़ है कि यहाँ पे आयरन क्लॉ यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ वुड, यानी लकड़ी के स्थान पे लोहे का हल का यूज किया जाने लगा। इससे आपका कृषि में परिवर्तन देखा गया और एग्रीकल्चर में बदलाव देखा गया। लोगों के धान की रुपाई शुरू कर दी, यानी यहाँ पे पैडी की फसलें उगानी शुरू कर दी। इसका मतलब यह था कि बीज को जमीन में बिखरने के बजाय जिससे पौधे उगते हैं और पौधे उगाए गए और फिर खेती गई, यानी यहाँ पे सैपलिंग की गई, है ना। स्प्रिंकलिंग की जगह बीज का छिड़काव नहीं हो रहा था, सीधे क्या किया गया? सैपलिंग करके सीधे पौधे ही उगाए गए, है ना। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि दास पुरुष और महिलाएं, है ना, दास और दासी जिसको हम बोलते हैं, और भूमिहीन कृषि मजदूर जिसको कमाकर यह काम करना पड़ता था। अब ये जो काम किसको करना पड़ता था? ये सारे जो भी नीचे के लोग थे, जो कि कमजोर वर्ग के लोग थे, उन्हें करना पड़ता था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब हम पढ़ेंगे क्लोज लूप मगध, एक नजदीकी नजर मगध। मगध एक महान किंगडम जो एक महाजनपद में बहुत अच्छे से उभर के आया, और उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध जो है वो इतना डेवलप क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मगध जो महाजनपद था, महाजनपद में से एक था मगध, तो क्यों ये क्या हुआ? डेवलप हुआ। मगध लगभग 200 वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। क्यों बना? मगध कहाँ है? अगर हम पहले चैप्टर में देखेंगे तो मगध नाम का एक राज्य है, वो गंगा नदी के साउथ में बसा था। गंगा नदी के साउथ में बसा था, यानी दक्षिण में बसा हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसको हम मगध बोलते थे। तो उसका सबसे पहला रीजन था कि वो क्यों इतना विकसित हुआ? तो रिवर, नदियाँ, गंगा और सोन जैसी कई नदियाँ मगध से होकर बहती थी। तो यह
परिवहन, जल आपूर्ति और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। अब इससे क्या हुआ, परिवहन हुआ, आयात निर्यात हुआ, जल आपूर्ति, पीने खाने नहाने के लिए जल हुआ, खेती के लिए जल मिला, और भूमि भी क्या हुई, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन को आप क्या कहते हो, उपजाऊ होती है ना, तो जो आपकी भूमि है, रिवर के कारण क्या हुआ, भूमि भी उपजाऊ बनी, जल की आपूर्ति भी हुई, और यहाँ पे परिवहन के भी साधन। दूसरा है कि जंगल भी मगध के पास था, तो मगध के कुछ हिस्से में जंगल था। जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर सेना के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया। अब सेना में कौन आ गए, आदमी तो था ही, घोड़े तो थे ही, अब हाथी भी आ गए। ठीक है, तो हाथी पे बैठ के लड़ना है तो दुश्मन को बहुत बार सोचना पड़ेगा आग तक पहुंचने के लिए, यानी जंगल से घर, लकड़ियां और रथ बनाने के लिए भी लकड़ियां मिलने लगी, और हाथी तो था ही, हाथी भी आ गया था। ठीक है, तो इसलिए मगध डेवलप हुआ। ठीक है, मगध के पास क्या था, आयरन माइंस था, है ना। इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें थी, जिसका उपयोग मजबूत उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया जाने लगा। यानी यहाँ पे मगध डेवलप होने का कारण क्या है कि इसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज थी। गंगा सोन बह रही है, सोन यहाँ से निकलती है ना, छोटा नागपुर के पठार से गंगा सोन, और सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो यहाँ से बह रही है। जंगल भी है यहाँ पर मगध के पास, है ना, आयरन के माइंस है, तो जिसके पास रिसोर्सेस होगी, है ना, यानी कहते हैं कि जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी उसकी पॉलिटिकल पावर भी बहुत अच्छी होगी, है ना। तो इसलिए आप ये देख लो कि घर में क्या होता है, घर में ही आप देख लो कि जो व्यक्ति कमाता है उसका इज्जत कुछ और तरीके का होता है, और जो नहीं कमाता है उसकी इज्जत कुछ भी नहीं होती है। सिंपली हर जगह यही चलता है, यही सब चीज़ें होती रहती हैं, तो उसका एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है घर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी उस टाइम। मगध के बारे में हम दे रहे हैं। मगध है 2 वेरी पावरफुल रूलर। अब हम मगध के रूलर की बात करें तो किस रूलर के बारे में आपके एनसीईआरटी में बताया है, तो बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक है, जिन्होंने अन्य जनपदों पर विजय पाने के लिए हर संभव साधन इस्तेमाल किए। पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन से 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे मगध के, तो एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु, इसका जिक्र है। महापद्मानंद एक अन्य महत्वपूर्ण शासक थे जो कि नंद वंश के राजा थे, है ना। महापद्मानंद ने भी मगध पर राज किया था, लेकिन नंद वंश के राजा थे, है ना। अब मगध जो था उसका जो राजधानी था वो कहाँ था, राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर या राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर नाम की एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है बिहार का। इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध का कैपिटल कौन था, एक तो था राजगृह, पहले राजगृह था, बाद में क्या हुआ, पाटलिपुत्रा बना। पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे हम इसको पटना के नाम से जानते हैं। बिहार में राजगृह वर्तमान राजगृही राजगीर, मतलब क्या हुआ, भाषा परिवर्तन हुआ, राजगृही से राजगीर हो गया। कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही और बाद में पाटलिपुत्रा, ये भी बिहार में स्थित है, जिसको हम आज प्रेजेंट डे पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। तो ये था मगध के बारे में। अब हम अलेक्जेंडर की स्टोरी हम एक बुक में आपकी दी हुई कि कौन था अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की हम बात करते हैं। कौन था, 2300 साल पहले से भी ज़्यादा पहले यूरोप के मैसेडोनिया में रहने वाला अलेक्जेंडर नाम का एक शासक था, जिसने ये ठानी थी कि वो विश्व विजेता बनेगा। अलेक्जेंडर कौन था, मैसेडोनिया का रहने वाला था। मैसेडोनिया कहाँ है, यूरोप में है, और वो एक महान शासक था और वो चाहता था कि वो विश्व विजेता बनेगा, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो सब कुछ सारे कंट्री को जीतता हुआ वो इंडिया में प्रवेश करने जा रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये कहानी है, स्टोरी है, आप सुनिएगा, मगध की, है ना। बेशक उसने दुनिया को तो नहीं जीता, लेकिन मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और भारतीय उपमहाद्वीप में आकर ब्यास नदी के तट तक पहुंच गया। अब यहाँ पर आया वो ब्यास नदी के पास। ब्यास नदी क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, यानी ब्यास नदी यहाँ हिमाचल से निकलती है ना। ये अगर इंडिया का मैप है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंडिया का मैप उतना अच्छा से नहीं बना, लेकिन यहाँ पर ये ब्यास नदी थी, है ना। तो ब्यास नदी के तट पर आ गया। अब उसके बाद उसकी सेना आगे बढ़ नहीं रही थी। जब वो आगे पूर्व की ओर बढ़ा, यानी इधर तो पूर्व होगा ना, ईस्ट होगा ना, इधर पूर्व की तरफ बढ़ा, क्योंकि इधर पश्चिम से वो आ रहा था।
तो पूर्व की तरफ वो जब आगे बढ़ा तो उसके सैनिकों ने मना कर दिया। वे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत के शासकों के पास पैदल सैनिकों, रथों और हाथियों की विशाल सेना होती है, जिसके कारण उन्होंने वही हथियार डाल दिया। और ये है स्टोरी, क्या है, अलेक्जेंडर की। ठीक है, अब क्लोजर लुक टू वजी। वजी एक दूसरा महाजनपद जो कि बहुत विकसित हुआ, क्या है देखते हैं। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, जबकि वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ विज एक अलग प्रकार का सरकार के अधीन था। यानी क्या हुआ कि मगध तो बन गया एक शक्तिशाली राज्य, जबकि वैशाली बिहार में है। वैशाली भी बिहार में है। देखिए बिहार में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी किंगडम हुई है, बहुत सारे दो ऐसे धर्म हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी वहीं से विकसित हुआ है। कहाँ से? बिहार से। ठीक है, तो जबकि वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ विज एक अलग प्रकार का क्या था, राज्य सरकार के अधीन था, जिसमें गढ़ और संघ के रूप में जाना जाता था। अब विज के बारे में खासियत ये है कि जो विज था, है ना, विज था, उसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि कहाँ है? बिहार में है। तो वो एक जैसे क्या था ना कि राज्य होता है, राजा होते हैं, राजा की चलती है, पुरोहित की चलती है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये एक अलग तरह का राज्य था। कौन था? विज। क्यों ये स्ट्रांग था? इसके पीछे अब रीजन। मगध के बारे में तो हमने सुना कि नदियां थी, ये सब था, इसलिए वो स्ट्रांग बना, लेकिन ये क्यों स्ट्रांग था ये समझ में। यहाँ पे यूनिटी दिखी कि यहाँ पे लोगों में बहुत एकता थी। जब लोग एक हो जाएंगे ना तो दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे था कि कोई ऐसा राजा नहीं था, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी एक की चलती थी। यहाँ पे सबकी चलती थी, क्योंकि सब एक ग्रुप में थे, एक ग्रुप में डिस्कशन करते थे, ग्रुप में हर चीज़ करते थे, कोई भी सभाएं करते थे, सबकी सुनी जाती थी और एक निश्चित रिजल्ट पे पहुंचते थे। तो यहाँ पे एकता थी, है ना। तो राजधानी जिसमें गढ़ और संघ के रूप में जाना जाता है, गढ़ और संघ के रूप में संघ था, ना कि क्या था, राज्य सिस्टम था, है ना, मोनार्ची नहीं था। गढ़ या संघ में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे, है ना। कभी कभी जब हजारों लोग एक साथ शासन करते थे तो उनमें से प्रत्येक को राजा के रूप में जाना जाता था। ये राजा एक साथ अनुष्ठान भी करते थे, वे सभाएं में भी मिलके करते थे और चर्चा और बहस के माध्यम से तय करते थे कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यानी वहां पे डिस्कशन होता था कि क्या सही है और क्या गलत है, तब जाके एक निश्चित रिजल्ट पर लोग पहुंचते थे। तो इसलिए विज जो था वो स्ट्रांग था। अब इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो उदाहरण के लिए अगर उन पर किसी दुश्मन ने हमला किया तो वे इस बात पर चर्चा करते थे कि मिलते ही कि खतरे से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हालांकि महिलाएं, दास और कमनकार इन सभाओं में भाग नहीं लेते थे, है ना। तो यहाँ पर ही क्या हुआ, बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गणाज एंड संघाज, यानी बुद्ध और महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। और यहीं से यहाँ पर ये दोनों जो है बुद्ध और महावीरा वाला जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो लोग हुए यही विकसित हुए। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे महावीर का जन्म हुआ, है ना, कैसे महावीर ने इतनी एक धर्म का निर्माण किया, कैसे बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, कैसे एक क्षत्रिय का पुत्र, है ना, जिसको हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, किस तरह से वो एक भगवान बुद्ध के रूप में उभरा, क्यों हुआ, क्या चीज़ें आई। ये जो इसके बाद वाला चैप्टर है ना, क्वेश्चंस वाला चैप्टर है ना, क्वेश्चंस एंड आइडिया वाला चैप्टर है, उसमें हम इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा, सारे चैप्टर क्या है, कनेक्टेड हैं। एक प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक है। अब हमें कैसे पता चलता है कि विज लोग ऐसे थे? तो एक प्रमुख बौद्ध पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है दीघा निकाय। दीघा निकाय क्या है? एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक दीघा निकाय से वज्जियों, जो वज्ज के राजा वज्ज थे, उसके राज्यों के लोगों को वज्जियों कहा जाता था, का विवरण है, जिसमें बुद्ध के कुछ भाषण शामिल है। अब क्या है, वहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा ये था,
प्रभाव था, तो लोग क्या गए, बौद्ध धर्म के पास गए। ठीक है, इन्हें लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। किसके बारे में लिखा जा रहा है? दीघा निकाय। दीघा निकाय क्या है? बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिसमें ये वर्णन किया गया है कि विज्ज लोग थे, वजी लोग थे, वो कैसे रहते थे। अब यहाँ पे अजातशत्रु और वजी की बात है। अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु मगध का राज्य था, और विज्ज क्या था? विज्ज एक राज्य था जो कि वैशाली इसकी राजधानी थी। तो दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो अजातशत्रु विज्ज पर आक्रमण करना चाहता था। अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का था। विज्ज पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस मामले पर सलाह देने के लिए अपने मंत्री वसस्कार को बुद्ध के पास भेजा। अब अजातशत्रु क्या था? हो सकता है बुद्ध का अनुयायी होगा। तो वो क्या ना कि जाओ बुद्ध से पूछना कि क्या हमें विज्ज पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या विज्ज अक्सर पूरी सभा में मिलते हैं थे? जब उन्होंने सुना कि वे मिलते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि विज्ज तब तक समृद्ध होते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और लगातार सार्वजनिक सभाएं करते रहेंगे। यानी यहाँ पे कहानी ये हो रही थी कि अजातशत्रु ने अपने सैनिक को भेजा। किसके पास भेजा? बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध कौन थे? भगवान बुद्ध की हम बात कर रहे हैं। तो और उनसे पूछा कि क्या हमें वजी पर, है ना, वजी पर आक्रमण करना चाहिए। तो वजी का तो कोई राजा नहीं था, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग मिलके सारे काम करते थे, नियम बनाते थे, सलाह लेते थे। तो वो बोले कि क्या ये लोग इतना इकट्ठे रहते हैं? बुद्ध ने पूछा कि क्या ये लोग ऐसे मिलके हमेशा सभाएं करते रहते हैं? तो सैनिक मुड़ बोला कि हाँ सर, हाँ 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 भगवान, ऐसा होता है, हाँ प्रभु ऐसा होता है। तो बोला कि तब इनको हराना नामुमकिन है, वो इसी तरह बढ़ते रहेंगे अगर इतनी एकता रहेगी। आज भी समाज में जिस परिवार में एकता है तो बाहरी दुश्मन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो एकता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मिलते थे, क्या क्या करते थे? वो वजी के बारे में अगर हम बात करें, वो मिलते थे, मिलकर काम करते थे, स्थापित नियम का पालन करते थे। जो नियम है, रूल जो बन गया था उसका वो पालन करते थे। वे बड़ों का सम्मान करते थे। देखिए, बड़ों का रिस्पेक्ट, अगर आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करोगे तो आपके बच्चे भी वही चीज़ देखेंगे, वही चीज़ सीखेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप चाहते हो कि आपके भी बच्चे आपका वैसा ही रिस्पेक्ट करें, तो आपको उस तरह का रिस्पेक्ट शो करना पड़ेगा अपने इन लॉज से, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो वे बड़ों का सम्मान करते थे और उनको समर्थन करने के लिए उनकी बात सुनते थे। वजी महिलाओं को बलपूर्वक नहीं रखता था, यानी महिलाओं की भी वहाँ पर रिस्पेक्ट थी तथा उन्हें बंदी नहीं बनाया जाता था। चैत्य स्थानीय मंदिर शहरों और गांव दोनों में मनाया जाता था। चैत्य नाम का कोई फेस्टिवल होगा जो कि हर जगह मनाया जाता था। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी जो हमने पढ़ी, द किंगडम, किंग एंड रिपब्लिक के बारे में। तो ये थी स्टोरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर आएगा कि कैसे बौद्ध धर्म और दो बड़े बड़े जो धर्म विकसित हुए वो कैसे डेवलप हुए, क्या ऐसा हुआ कि डेवलप हुए, है ना। तो ये थी आज की लेक्चर। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आई पूरी बात, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।